रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाऊंगा, ये कहानी अपने आप में इतनी ज़्यादा अजीब और इतनी ज़्यादा विचित्र कहानी है कि कहीं ना कहीं ये कहानी मेडिकल साइंस को भी चैलेंज करती है। बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। और इसी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की राजधानी लगती है देहरादून, और इसी देहरादून के अंदर एक रोड है, टर्नल रोड। और इसी टर्नल रोड पर एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनका नाम सुहेल है। सुहेल का एक बड़ा सा मकान है, मकान के कुछ हिस्से उन्होंने किराए पे भी दे रखे हैं, एक किराएदार भी वहाँ पर रहा करता था। लेकिन जो सुहेल थे उनको किराएदार से ज़्यादा कुछ मतलब रहता नहीं था, वो बस अपने काम में व्यस्त रहते। जो किराया मिलता मकान का वो बस लेने आ जाते, इसी तरीके से चलता रहता। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 13 जून साल 2024, और इसी 13 जून साल 2024 को जो किराएदार इनके मकान में रहा करते थे उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है। लेकिन जब वो आती हैं तो कमरा अंदर से बंद होता है। अब बड़ा परेशान है, किसी तरीके से मकान मालिक सुहेल से कांटेक्ट होता है। सुहेल भी वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन दोस्तों, सुहेल जब वहाँ पर पहुँचते हैं, उस कमरे के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस कमरे के अंदर से बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा टाइप की बदबू आ रही थी। अब दोस्तों, एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रह रहा है, दरवाज़ा अंदर से बंद है, लिहाजा ये जो बदबू थी ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। वहीं से तुरंत जो सुहेल थे ये पुलिस को इन्फॉर्म कर देते। अच्छा, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, आनन फानन में पहुंचती है। अब जैसे तैसे कर उस दरवाजे को खोला जाता है। अब जैसे ही लोग उस दरवाजे के माध्यम से अंदर घुसते हैं, तुरंत वापस लौट आते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर जो बदबू थी ये बेइंतहा बदबू थी। यानी जितने भी लोग उस घर के अंदर घुसे थे उनको वहाँ पर 1 मिनट या 1 सेकंड भी रुकना दुश्वार हो रहा था। वापस लोड लॉक के आते हैं। उसके बाद में कुछ लोग अपनी नाक से रुमाल बांधते हैं, कुछ लोग मास्क वगैरह पहनते हैं। उसके बाद में बाकी के लोगों को बाहर रोका जाता है। पुलिस की जो टीम होती है वो उस घर के अंदर जाती है। जैसे ही पुलिस उस घर के अंदर जाती है और जैसे ही बेडरूम के अंदर जाती है, तो उस बेडरूम का जो दृश्य था, जो मंजर था, वो इतना ज़्यादा भयानक था कि उसे देखने के बाद में जो पुलिसकर्मी अंदर गए थे उनकी पलटियां होने लगती हैं। दरअसल उस कमरे के अंदर जो बेड है, उस बेड पर 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो इस अवस्था में पड़ी हुई हैं कि डेड बॉडीज़ पूरी तरीके से सड़ चुकी हैं, उनके जिस्म में कीड़े पड़ चुके हैं। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिरकार ये लोग कौन हैं, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ कैसे, डेड बॉडी कब से सड़ रही हैं। अब इसी बीच में जो पुलिस थी वो इस पूरे कमरे को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करना शुरू करती है। अब पुलिस जब उस कमरे को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक करना शुरू करती है, तो इसी बीच में अचानक से पुलिस के कान में और कुछ ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कोई व्यक्ति रो रहा हो। अब दोस्तों, जैसे ही पुलिस के कानों में वो रोने की आवाज़ आती है, तो रोने की आवाज़ से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये जो भी व्यक्ति रो रहा है इसकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, जैसे मानो कोई बच्चा हो। अब ये बच्चा रो कहाँ से रहा है, पुलिस जो थी उस आवाज़ की तरफ जाती है, तो देखती क्या है कि जो 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, इन्हीं दोनों डेड बॉडीज़ के बीच में से वो आवाज़ आ रही है। लिहाजा पुलिस वाले अब उन दोनों डेड बॉडीज़ को वहाँ बेड पर से खींचते हैं। दोस्तों, डेड बॉडीज़ इतनी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी कि वो ऑलमोस्ट बेड के ऊपर चिपक चुकी थी, और वो डेड बॉडीज़ फूल चुकी थी, उनमें कीड़े पड़ चुके थे, बदबू इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर नाक नहीं दिया जा रहा था। लिहाजा पुलिस जैसे ही उन डेड बॉडीज़ को खींचती है तो पाती क्या है कि इन दोनों ही डेड बॉडीज़ के बीच में एक बच्चा पड़ा हुआ है। जो बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। जो 2 डेड बॉडीज़ थी उन पे जो कीड़े पड़े थे वो बच्चे के जिस्म पर भी कीड़े आ गए थे। अब ये मामला बहुत ज़्यादा संदिग्ध पुलिस को लगाई पड़ रहा है, क्योंकि 2 डेड बॉडीज़ मिली हैं, डेड बॉडीज़ पूरी तरीके से फूल चुकी हैं, सड़ चुकी हैं, उनमें कीड़े पड़ चुके हैं, उन्हीं के बीच में एक बच्चा मिला है। आखिरकार ये माजरा क्या है, ये दोनों मरने वाले लोग कौन हैं, और दूसरी तरफ ये बच्चा किसका है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। अब दोस्तों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस को जब ज़्यादा ही परेशान करती हैं तो पुलिस सबसे पहले उन दोनों ही डेड बॉडीज़ को वहाँ से निकालती है और सीधा के सीधा उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेजती है। डेड बॉडीज़ को फॉरेंसिक के लिए भेजा जाता है। जो बच्चे की जो हालत, जो क्रिटिकल सिचुएशन फ़िलहाल दिखाई पड़ रही थी, इसलिए बच्चे को सीधा सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर जो होते हैं वो उस बच्चे का इलाज चालू करते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद में डॉक्टर्स कह देते हैं जो बच्चा है ये पूरी तरीके से स्वस्थ है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चा स्वस्थ था, उसके जिस्म पर कीड़े वगैरह तो आ गए थे, लेकिन उस बच्चे को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। अब उसके बाद में पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करती है कि चलो ठीक है, ये डेड बॉडी किसकी है, कम से कम दम में दम मिला के बच्चा तो चलो ठीक है। अब उसके बाद में वो जो महिला आई थी जिसने मकान मालिक सुहेल से कहने के बाद में इस घर का दरवाज़ा खुलवाया था,
तो उस महिला को बुलाया जाता है और उस महिला से पूछा जाता है कि दरअसल तुम आई थी तो ये बताइए कि डेड बॉडी किसकी हैं। तो ये जो महिला होती है ये बताती है कि दरअसल ये जो व्यक्ति है जो मरा पड़ा है ये मेरे पति काशिफ है। और फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ये काशिफ है, तो फिर दूसरी वाली डेड बॉडी किसकी है। तो वो महिला बताती है कि दरअसल जो दूसरी वाली डेड बॉडी है ये उसके पति की पहले वाली पत्नी नगमा की है। अब पुलिस वाले बड़ा असमंजस में पड़े हुए हैं कि एक महिला है जो बता रही है कि उसका एक पति है काशिफ जो अपनी दूसरी पत्नी के साथ में मृत पड़ा हुआ है और उसका बच्चा भी वहीं पर है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस को बड़ा उलझाता है कि एक व्यक्ति जो घर के अंदर मरा पड़ा है, पहले वाली पत्नी के साथ में दूसरी बीबी आ रही है, कंप्लेंट लिखा रही है। तो आखिरकार ये माजरा क्या है, पुलिस इस पूरे माजरे की तह तक जाना चाहती है। अब जब इस तरीके से ये सारी चीज़ें पुलिस को दिखाई पड़ती हैं तो पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। जो महिला यहाँ पर आई थी जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है, दरअसल मैंने आप लोग को बाय मिस्टेक पहले वाली पत्नी का नाम नगमा बताया। दरअसल ये जो महिला आई थी इसका नाम नगमा था और जो महिला मृत पड़ी हुई थी काशिफ के साथ में उसका नाम अनम था। अब नगमा से फिर से पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे पति की हत्या किसने की होगी और तुम्हारी जो काशिफ की पहले वाली पत्नी जिनका नाम अनम है उनकी हत्या किसने की होगी। तो जो नगमा है ये बताती है कि दरअसल उसके जो पति काशिफ हैं उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था और शायद कर्जे की वजह से ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस जब नगमा की ये बात सुनती है तो पुलिस को ये थ्योरी जो है वो थोड़ी सी समझ में भी आती है। पुलिस को लगता है कि ये जो बच्चा जो इनके बीच में से मिला था, हो सकता है कि जब इस बच्चे की पैदाइश हुई हो, घर में थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ा हो, ऑलरेडी पहले से कर्जा हो, तो पहले हो सकता है कि काशिफ ने अपनी पत्नी अनम की हत्या की हो और उसके बाद में खुद को भी मौत के हवाले कर दिया हो। अब चूंकि घर के अंदर कोई न फोर्सफुल एंट्री थी, न घर वालों को किसी के ऊपर शक था और न वहाँ घटनास्थल से कोई ऐसा सबूत मिल रहा था जिससे पुलिस अपनी जांच के दायरे को आगे बढ़ा सके। फिलहाल जो पुलिस थी इसी आत्महत्या वाले एंगल पर थोड़ी बहुत आगे बढ़ती है और पुलिस यही मानकर चल रही थी कि शायद ये जो केस है ये कत्ल का केस नहीं है बल्कि आत्महत्या का ही मामला है। अब शुरुआत में पुलिस वालों ने इस मामले को आत्महत्या का मामला ही माना था। 2-4 दिन का समय गुजरता है और पुलिस वाले आत्महत्या का मामला मान के ही इस केस को बंद करने वाले थे। लेकिन इसी बीच में जो काशिफ था, जो मृत था, उसके पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे काशिफ की हत्या की गई है। अब इधर पुलिस के पास में जब काशिफ के पिता आते हैं और वो हत्या की आशंका जताते हैं तो पुलिस बड़ा असमंजस में है कि ये मामला क्या है। जो पहले वाली पत्नी नगमा है वो बोल रही है कि उसके पति के ऊपर कर्जा हो गया था जिस वजह से उसके पति और उसकी दूसरी वाली पत्नी ने आत्महत्या कर ली। यहाँ पर जो काशिफ के पिता हैं ये बोल रहे हैं कि पुरानी रंजिश में उनके बेटे का कत्ल किया गया है। खैर, पुलिस के पास में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, चाहे भले ही आशंका हो, तो पुलिस को इस केस के अंदर छानबीन करनी थी। तो पुलिस सबसे पहले अब काशिफ के पिता उनसे भी पूछताछ करती है कि किसी पे कोई शक, किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश। काशिफ के पिता भी बयान भी लिखवाए जाते हैं। काशिफ की जो पत्नी नगमा जो बची हुई थी जिंदा, उससे पूछताछ की जाती है तो नगमा भी वही सारी बातें, वही सारे बयान लिखवाती है। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है। अब दोस्तों आस पड़ोस के लोग भी सारे बयान लिखवा देते हैं, लेकिन दोस्तों जितने भी लोगों के पुलिस ने बयान लिखे थे किसी से भी कहीं से भी पुलिस को ऐसा कोई भी प्रूफ, कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल पा रहा था जिससे पुलिस इस केस का खुलासा कर सके। अब पुलिस बड़ा असमंजस में है कि एक तरफ हत्या की आशंका जताई जा रही है, दूसरी तरफ कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद में पुलिस कॉल डिटेल से लेकर और उस पूरे इलाके की जो व्यक्ति जिसका नाम काशिफ था उसकी लास्ट लोकेशन से लेकर सारी चीज़ें खंगालती है। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से पुलिस को कहीं से भी कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब दोस्तों जब इस पूरे केस के अंदर कहीं से भी कुछ भी मिलता नहीं है तो अचानक से पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ती है जिससे पुलिस की जान में जान आती है और पुलिस को लगता है कि शायद इस केस का खुलासा इसी चीज़ से हो सकता है। दरअसल ये जो घर था, जिस घर के अंदर काशिफ और अनम की डेड बॉडी मिली हुई थी, इसी घर की तरफ एक सीसीटीवी कैमरे का मुंह था और वो जो सीसीटीवी कैमरा था वो एक पड़ोसी के यहाँ लगा हुआ था। लिहाजा पुलिस वाले सोचते हैं कि अगर इस घर के अंदर कत्ल हुआ है तो कातिल आया होगा तो सीसीटीवी कैमरे के अंदर ज़रूर कैद हुआ होगा और कैद हुआ होगा तो इस पूरे केस का खुलासा हो सकता है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो इस सीसीटीवी कैमरेस को खंगालना चालू करते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा को जो खंगाला जाता है, चूँकि 13 तारीख को डेड बॉडी मिली थी तो 13 तारीख को डेड बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी तो मामला थोड़ा सा पुराना लगता है, इसलिए टोटल 72 घंटे की फुटेज चेक की जाती है। तो पुलिस जब 72 घंटे की फुटेज चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि 10 तारीख को एक कार जो थी वो काशिफ के दरवाजे पे आकर रुकी थी और वही कार सेम 11 तारीख को भी रुकती है। अब पुलिस को ये पता चल चुका था कि हो ना हो तो इस कार वाले का इस पूरे कत्ल से कोई लेना देना ज़रूर है। लिहाजा पुलिस जो थी अब इस कार वाले मालिक का पता लगाने के बारे में छानबीन करने लगती है। आखिरकार दोस्तों पुलिस को पता चलता है कि ये जो कार है ये किसी औसत नाम के व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है जो कि रहने वाला सहारनपुर का है। लिहाजा पुलिस जो थी वो
औसत के पास पहुंचती है, औसत को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। तो औसत बताता है कि साहब, ना मैं अपनी कार से कभी देहरादून गया और ना मेरी कार देहरादून कभी गई है और ना मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना है। तो उसके बाद में पुलिस उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाती है कि देखो ये कार किसकी है। तो औसत जैसे ही उस सीसीटीवी फुटेज को और उस कार को देखता है, औसत चकरा जाता है। और उसके बाद में औसत बताता है कि दरअसल उसका एक दोस्त है जिसका नाम शाहबाज है और उसने मुझसे कहा था कि उसे एक शादी समारोह में जाना है। 10-11 की समय वही उसकी कार लेके गया था। अब औसत जो था वो बताता है कि शहबाज वहाँ पर क्यों पहुँचा, क्या किया, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो शहबाज को उठाती है। शहबाज को उठाने के बाद में पुलिस जो थी वो इससे जब पूछताछ करती है और जब सख्ती से इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में तो इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार जब पुलिस शहबाज के ऊपर सख्ती दिखाती है तो आखिरकार जो शहबाज था ये पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल जो शहबाज था ये पुलिस को बताता है कि उसके जो पिताजी थे वो इस काशिफ के बड़े भाई के साथ में जेसीबी का काम किया करते थे। काशिफ का बड़ा भाई जेसीबी चलाया करता था और वहीं पर उसके पिताजी भी रहा करते थे। फिर एक दिन ऐसा होता है, जो काशिफ का बड़ा भाई है वो जेसीबी चला रहा होता है और बाई चांस बोलें या फिर किसी और वजह से जो जेसीबी का आगे वाला हिस्सा होता है वो शहबाज के पिताजी को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। उन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, लेकिन शहबाज के जो पिताजी होते हैं उनकी अचानक से उसी चोट के चलते मौत हो जाती है। अब लोगों को ये लग रहा था कि ये जो मौत हुई है ये बाई एक्सीडेंट मौत हुई है, कुछ इसमें जानबूझकर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन शहबाज ये मान चुका था कि उसके पिता का जो कातिल है वो काशिफ का बड़ा भाई है और उसी ने जानबूझकर उसके पिताजी का कत्ल किया है। लिहाजा शहबाज अपने मन में ये ठान चुका था कि वो अपने पिताजी की मौत का बदला ज़रूर लेगा और वो काशिफ के भाई को मन ही मन दुश्मन मान बैठा था। इसी बीच में अब ये सोच रहा था कि कैसे करके बदला लिया जाए। समय यूँ ही गुजरता रहता है, साल 2021 आ जाता है और साल 2021 आते आते इस शहबाज के ऊपर एक रेप का केस लग जाता है, जिसके चलते ये अरेस्ट हो जाता है, जेल में पहुंच जाता है। और जेल के अंदर भी बस इसके जहन में सिर्फ यही चलता रहता है कि किस तरीके से वो अपने बाप के कातिल से बदला लेगा। समय यूँ ही गुजरता रहता है। उसके बाद में जब ये जेल से छूट के आता है और जैसे ही जेल से छूट के आता है तो यहाँ पर इसे कुछ अजीब पता चलता है और जिसकी वजह से इसके पूरे जिस्म के अंदर सिरहन सी दौड़ जाती है। दरअसल इसे ये पता चलता है कि जिस व्यक्ति को ये अपने बाप का कातिल मानता रहा उसका एक छोटा भाई है काशिफ, वो उसकी बहन अनम को लेकर भाग गया है। अब ज़रा सोचिए कि इस शहबाज के मन पर क्या बीती होगी कि पहले तो वो अपने पिताजी के कातिल जिस परिवार को मानता रहा उसी परिवार के एक सदस्य के साथ में उसकी बहन भाग गई। अब शहबाज के मन पर दोहरा जो एक तरीके से वजन था वो आ गया था। एक तो उसके साथ में उसकी बहन भाग गई, दूसरे बाप के कातिल के साथ में। अब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि तुम्हारी जो बहन है वो तुम्हारे बाप के कातिल के साथ में ही भाग गई। अब क्या करे क्या ना करे इसे समझ नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में ये अपने बहनोई जो बन चुका था, जो बाइत्तेफाक कोइंसिडेंस से बन गया था काशिफ, उससे कांटेक्ट करता है, अपनी बहन अनम से कांटेक्ट करता है और किसी तरीके से उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाता है। उनसे कहता है कि जो होना था सो हो गया, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ। तो उसके बाद में जो अनम होती है वो कहती है कि भैया मैं बहुत जल्द वापस आऊँगी, लेकिन इस समय मैं गर्भवती हूँ और जैसे ही बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो मामू बन जाओगी तो मैं घर वापस आ जाऊँगी। अब जैसे ही ये बात शहबाज सुनता है तो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। मन ही मन में वो सोचने लगता है कि एक तो उसकी बहन को लेकर वो भाग गया, बाप के कातिल के साथ में बहन भागी और अब उसके बच्चे का बाप भी वही बनने वाला है। अब ये सोच रहा है कि क्या करूं, कैसे करके क्या करूं, हत्या कैसे करूं, इन सबको कैसे ठिकाने लगाऊं, बदला तो लेना है। उसके बाद में ये पहुंच जाता है लगभग जो तारीख मैंने आप लोगों को बताई थी 12 जून साल 2024 को वहीं पर जो देहरादून में, और देहरादून में पहुंचता है 13 जून को डेड बॉडी मिली थी और ये पहुंचता है 9 जून को। 12 जून मैंने आप लोगों से बाई मिस्टेक बोल दिया, 9 जून को पहुंचता है। 9 जून को पहुंचने के बाद में उसके बाद में वहाँ पर सब देखता है, उसके बाद में घर के पास नज़दीक नहीं जाता है, लेकिन 10 जून को ये घर के नज़दीक जाता है जो सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो कार देखी गई थी और अपने दोस्त की जो औसत है उसकी कार लेकर गया था। ये कहकर गया था कि वो बस ऐसे ही जा रहा है किसी शादी समारोह में और लौट आएगा। 10 जून को जाता है, घर के अंदर एंट्री पाता है। जो बहनोई काशिफ था वो दरवाज़ा खोलता है, 6 पकवान बनते हैं, खाना वगैरह खिलता है और जैसे ही रात का समय होता है सब लोग सोने ही वाले होते हैं। तो उसी समय जो काशिफ था वो भी सोया हुआ था और ये जो शहबाज था ये उठता है। उठने के बाद में जो काशिफ था अपने बहनोई के गर्दन पर, काशिफ के
ये चाकू फेर देता है। अब जैसे ही चाकू फेरता है खून का एक फुब्बारा बहता है और काशिफ की मौके पे ही मौत हो जाती है। लेकिन इस बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ हुई थी और इसी आवाज़ को सुनकर जो अनम थी वो अनम उठ जाती है। अब जैसे ही अनम उठती है तो वो देखती क्या है कि उसका जो सगा भाई है वो अपने ही बहनों यानी अपने पति के सुहाग काशिफ की हत्या कर रहा है, इसलिए अनम चीखती है। अब जैसे ही अनम चीखती है तो जो शहबाज है वो पलटता है, पलट कर अपनी बहन के ऊपर एक वार करता है, उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब इस घटना वाले दिन से लगभग 4 से 5 दिन पहले इस अनम की डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, एक बच्चा था। अब ये बच्चा वहीं पर लेटा हुआ है, वो रो रहा है। अब ये जो शहबाज था ये सोचता है कि बच्चे को मारूंगा तो बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, ऐसा इसके जहन में था। उसके बाद में दोनों डेड बॉडीज़ को बेड पर खचेड़ के डालता है, बच्चे को बीच में ही छोड़ देता है। सोचता है कि छोटा सा बच्चा है, 2-4 दिन का है, भूख प्यास से कब तक सर्वाइव कर सकता है, हो सकता है घंटे 2 घंटे में या फिर 24 घंटों में मर जाएगा। उसके बाद ये वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से चला तो जाता है लेकिन घर जाने के बाद में इसके जहन में फिर आता है कि हो सकता है बच्चा रोए, रोने की आवाज़ उसकी कोई सुने और कमरे में पहुँच जाए, डेड बॉडी पकड़ी जाए, उसके बाद में खुलासा हो जाए मैं पकड़ा जाऊँगा। इसलिए ये 11 तारीख को फिर वापस जाता है। लेकिन 11 तारीख को जब ये वापस जाता है तो उस कमरे के अंदर इतनी ज़्यादा बदबू फैल चुकी थी कि ये घबरा जाता है। जब ये घबरा जाता है तो वहाँ से भागता है और भागने के बाद में इस तरीके से नॉर्मल रहने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है और पुलिस जब ये पूरी बात सुन रही थी तो पुलिस बड़ी हैरान थी और मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज ये था कि 4 से 5 दिन आखिर वो नवजात जीवित कैसे रहा। तो जो डॉक्टर इस पूरे केस को देख रहे थे, उस बच्चे की हेल्थ को देख रहे थे, उन्होंने बताया कि इस बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी बच्चे की होती है तो उसके अंदर थोड़ी सी जो इम्यूनिटी होती है वो इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करके दुनिया में आता है। तो इस वजह से वो बच्चा जीवित रहा और हो सकता है कि जब इसकी मौत, इसके माता पिता की मौत हुई हो तो उस समय इस बच्चे को दूध पिलाया गया हो, शायद ये उस समय इसका पेट भर गया हो और जिस्म में मौजूद फैट की वजह से ये ज़िंदा रहा, क्योंकि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो अच्छा खासा मोटा ताज़ा बच्चा था, तो इस वजह से ये बच्चा सर्वाइव कर गया। लेकिन दोस्तों, आप हिम्मत को दाद देंगे शहबाज की, उसकी हैवानियत को, उसकी दरिंदगी को, कि उसने अपनी बहन और बहनोई का कत्ल किया और महज 5 से 6 साल के बच्चे पर भी उसने तरस नहीं खाया, उसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। तो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, भाई जी राम राम भैया जी, कहानी मेरे साइड की है भाई, बच्चे ने बताया था सबसे पहले, उसके बाद चाचा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, कहानी अच्छी लगी भैया। तो धीरज सिंह जी भैया राम राम जी, आपका शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया और बताया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं भाई जी, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मंगल सिंह लिखते हैं, भाई साहब राम राम का जवाब भी राम राम करके ही दिया करो, आप अस्सलाम वालेकुम जवाब देते हैं वालेकुम सलाम करके, ऐसे ही राम राम का उत्तर भी करो। मंगल पन्नू करनाल से सुनते हैं। तो मंगल सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। और भाई साहब आप देखेंगे अगर कोई नमस्कार बोलता है तो उसका जवाब मैं नमस्कार से देता हूँ, कोई राम राम बोलता है तो उसको मैं राम राम भी कहता हूँ, और कोई अगर जय श्री कृष्णा बोलता है तो मैं जय श्री कृष्णा भी बोलता हूँ, और कोई सलाम करता है तो उसके जवाब भी देता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बताया तो इन सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ और आगे से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, उसके बाद में शरण शर्मा लिखते हैं, कायल हो गए हैं आपकी कहानियों के। तो शरण शर्मा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में स्टेटस किंग है लिखते हैं, ऐसी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इंसान कितनी ही नीचे गिरता चला जा रहा है, इसलिए ऐसी कहानियाँ सुनता रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेटस किंग जी आपका। एक खान लिखते हैं, वेरी नाइस स्टोरी। तो एक खान जी शुक्रिया। राजू सोलंकी लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई जी, जय श्री राम भैया, लव यू। तो राजू सोलंकी जी भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो नमस्ते भैया, शुक्रिया आपका, आपने अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में रईसी ब्लॉग लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार हार्ट बनाते हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, सुपर गुड जॉब भाई, गुड लक। तो शुक्रिया आपका मंसूरी भाईजान जी। मोहम्मद रियाज लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई, लास्ट 3 दिन से कमेंट्स नहीं कर पाया, और वैसे आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो भाई स्वास्थ्य ठीक है, आपका शुक्रिया कि आप आए, अपने कमेंट्स किया। दिनेश कुमार लिखते हैं, लव यू डियर, लाइक योर स्टोरी, बेस्ट ऑफ लक। तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया कि आप कजाकिस्तान से हमारी कहानी सुनते हैं। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार जी लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है भाई, समय बहुत ख़राब चल रहा है। तो भाई शुक्रिया आपका। साजिददार जी हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में बाबा सीताराम जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया आपका। बारिश बिहारी लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार जी, लोग समाचार सुनते हैं लेकिन अगर कोई समाचार सुने तो समझने की जो क्राइम होता है उसका अंजाम भी उसको पता होना चाहिए। तो बारिश बिहारी जी नमस्कार भैया, आपका शुक्रिया कि आपने बताने की कोशिश की लोगों को। उसके बाद है, आजकल लॉयल लोग कम हैं इस दुनिया में, सब हवस के शिकार हो चुके हैं और चक्कर में क्राइम
कर देते हैं। इनका नाम है राजपूत शिबा। तो राजपूत शिबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये चंदन राम है, लिखते हैं नाइस स्टोरी। चंदन राम गुड़गांव से सुनते हैं, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं। दिनेश कुमार लिखते हैं इनकी वाइफ जो दीप है वो भी हमारी स्टोरी सुनते हैं, शुक्रिया। सुनील त्यागी जी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी चैनल बुलंदशहर से। तो भैया नमस्कार जी, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी सभी प्रकार की हत्याओं में अक्सर अवैध संबंध ही वजह बनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। अभिमन्यु पांडे लिखते हैं आजकल ऐसे दौर चल रहा है कि आखिर पकड़े जाते हैं और अंजाम का नहीं सोचते। पढ़े लिखे लोग भी पहले से ही क्राइम करते आ रहे हैं, औरों का क्या करें। तो बहुत अच्छी बात कही अभिमन्यु पांडे जी आपने, आपका शुक्रिया। डॉक्टर कुचरिया जैन नासिक से सुनते हैं, कटवा प्रदीप जी हार्ट बनाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।